अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हुआ है वुमेन एंड लिटरेचर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वुमेन राइटर्स। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि वुमेन लिटरेचर क्या है। पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग ऐसी राइटिंग जो कि वुमेन ने ही प्रोड्यूस की हो, ठीक है, उसको वुमेन लिटरेचर कहा जाता है। सो अ कैटेगरी ऑफ राइटिंग डन बाय वुमेन इज़ नोन एज वुमेन लिटरेचर। अब क्योंकि सोसाइटी मेल डोमिनेट थी, ठीक है, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर जो फीमेल थी उनको मार्जिनलाइज किया जाता था, ओप्रेस किया जाता था, सप्रेस किया जाता था। जो फीमेल थी वो इन्फीरियर पोजीशन रखती थी। तो इस बेस पे जो वुमेन राइटिंग का ट्रेडिशन था ना, वो इतना ज़्यादा चला नहीं था। इनके राइटिंग के ट्रेडिशन को इग्नोर कर दिया गया था। फिर इसी बेस पे जितना भी वुमेन लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, उस सब को ऐसा लिटरेचर करार दिया गया हिस्ट्री के अंदर जो औरतें हैं उनको मार्जिनलाइज किया गया, उसके ऊपर बेस करता था। यानी कि हिस्ट्री ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन के ऊपर डिस्कस करता था, बेस करता था। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो औरतें थी वो फ्रेजाइल, मीक, सेकंड सेक्स मानी जाती थी, और इनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि स्लेव हो, कोई गुलाम हो। पूरी सोसाइटी औरतों को मार्जिनलाइज करती थी। इवन के जो मर्द थे वो औरतों की इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेला करते थे, और औरतें क्या थी, पपेट थी, ठीक है, एक पुतला थी मर्द के हाथों में। उनके लिए जो औरतें थी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन का जरिया थी। इवन अगर हम लॉ की बात करें या सोसाइटी की बात करें, उन्होंने भी किसी भी किस्म का राइट नहीं प्रोवाइड किया था वुमेन को, ठीक है। ना तो औरतें वोट दे सकती थी, ना वो जॉब कर सकती थी, और ना कोई फैसला कर सकती थी वो। फिर इन सब ऑपरेशन के अगेंस्ट, सप्रेशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उस मूवमेंट का नाम फेमिनिज्म है। ये ऐसी मूवमेंट थी जिसका बेसिक मोटो ये था कि अ वुमन हैज़ रूम ऑफ हर ओन, एक औरत की अपनी रहने की जगह हो, ठीक है। ये इसकी डिमांड थी, और इसका मकसद था कि जो जितने भी मर्द हैं और जितने भी औरतें हैं, दे आर इक्वल, ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन। इस मूवमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। इसकी 3 वेव्स हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है ना, वो 19 से 20th सेंचुरी के अंदर आती है, और इसका मेन कंसर्न था कि औरतों को वोट का हक दिया जाए। अब हम बात करें सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की, ये 1960 से 1970s के दरमियान चलती है। इस मूवमेंट के अंदर वुमेन स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। फिर आती है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि 1990s में स्टार्ट होती है, जो कि बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है सेकेंड वेव का। इसमें उन्होंने मेन मुतालबा यही किया था, डिमांड ये की थी कि जो वुमेन है आर इक्वल टू मैन। जैसा कि यहाँ पर मैंशन किया गया कि सेकेंड वेव जो है ना, वही कॉज बनी थी वुमेन स्टडीज़ का। तो जो मोस्ट प्राइम फिगर है ना इस वेव के अंदर, वो एलेन शॉवाल्टर का फिगर है, ठीक है, जो कि गायनोसेंट्रिसिज्म की पायनियर मानी जाती हैं। अपनी एक बुक अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, जो कि 1977 पब्लिश हुआ था, इस बुक की बेस पे। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे जो वुमेन स्टडीज़ है और उनका लिटरेचर है वो इवॉल्व हुआ, विक्टोरियन पीरियड से शुरू होकर मॉडर्न राइटिंग तक चला गया। और इसने जो मूवमेंट थी उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। इसने फर्स्ट स्टेज का नाम रखा द फेमिनिन फेज, सेकेंड का नाम रखा इसने द फेमिनिस्ट फेज, और थर्ड का नाम फीमेल फेज। जो फर्स्ट फेज थी ना, फेमिनिन फेज, ये 1840 से 1880 तक चलती है, ठीक है। इस फेज के अंदर बताया गया कि अनटिल द डेथ ऑफ जॉर्ज इलियट्स क्या हुआ, जो फेमिनिन थी ना, उन्होंने फीमेल राइटर्स ने क्या किया, जितने भी मेल के वैल्यूज़ थे, उनका राइटिंग स्टाइल था, वो एडहेयर करना शुरू कर दिया, वो कॉपी करना शुरू कर दिया। यानी कि अभी फर्स्ट फेज में जो राइटिंग स्टाइल चल रहा है वो मेल जैसा ही है। देन कम्स फेमिनिस्ट फेज। अब ये जो फेज़ है ना, ये 1880 से 1920s तक चलती है। इस फेज़ का सेंट्रल थीम था वर्क बाय फीमेल राइटर्स वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ रोल ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन। इन शॉर्ट कि इसके अंदर जो वुमेन का रोल है सोसाइटी के अंदर, और जितना उनको ओप्रेस किया गया है, सप्रेस किया गया है, सब्जुगेट किया गया है, ये औरतों की राइटिंग का थीम बन चुका हुआ था इस टाइम पीरियड के अंदर, जो कि 1880 से 1920s तक चल रहा है। फिर 1920 से प्रेजेंट डे तक एक नई फेज़ स्टार्ट हुई, उसका नाम था फीमेल फेज़। इसके अंदर जो है ना, सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट आ गया था। ये न्यू स्टेज थी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अबाउट 1960s। इस फेज़ के आकर अंदर ना, जो जितनी भी फीमेल राइटर थी
उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज़ किया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया उस चीज़ के बारे में जो वो खुद कहना चाहती थी, ठीक है। उन्होंने अपने वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ किया और जो एंगर, ठीक है, फेमिनिस्ट फेज में नहीं था, लैकनेस थी उस एंगर के अंदर। इस फेज के अंदर हम लोगों को वो एंगर नज़र आता है जो कि फ़ीमेल ने अपनी राइटिंग के अंदर शो किया और बताया किस तरह उनको सब्जुगेट किया गया, ओप्रेस किया गया और उनके एक्चुअली में राइट्स क्या हैं। ये सब कुछ इस फेज़ के अंदर डिस्कस किया गया जिसको फीमेल फेज़ का नाम दिया गया। अगर हम औरतों का जो है ना रोल लिटरेचर के अंदर, उसके बारे में बात करें ना, एलेन शोल्टर कहती हैं जो वुमेन थी ना सिर्फ उनको लिटरेचर में सोसाइटी में मार्जिनलाइज किया गया, बल्कि साथ ही साथ उनको लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से भी मार्जिनलाइज किया गया। कोटेशन उनकी है, वुमेन वर नॉट ओनली मार्जिनलाइज्ड इन सोसाइटी बट ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड इन लिटरेचर पर्सपेक्टिव। सो इनकी इस कोटेशन से हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल गए, मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी प्लस लिटरेचर, यानी कि दोनों लिहाज से मार्जिनलाइज किया गया औरतों को। इसके बाद बात कर दी गई है नैरेटिव की, कि जो मेल की नैरेटिव है ना वो डिफरेंट है वुमेन नैरेटिव से। नैरेटिव्स डिफरेंट है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। और बहुत से क्रिटिक्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो वुमेन और मैन है ना, उन सब का लाइफ का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है, उनकी फीलिंग्स भी डिफरेंट है, थॉट्स भी डिफरेंट है, सर्कल भी डिफरेंट है, इसलिए जो इनकी राइटिंग है ना वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। हम सिलेक्शन की बात करें वोकैबुलरी के लिहाज से, स्टाइल के लिहाज से, आइडियाज़ के लिहाज से, पर्सपेक्टिव के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से, डिस्कोर्स के लिहाज से, हर चीज़ डिफरेंट होगी क्योंकि उनके लाइफ का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लें टेड ह्यूज़ और सिल्विया प्लाथ की, ठीक है, सिल्विया प्लाथ और टेड ह्यूज़ दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की राइटिंग की आप थीम देख लें किस तरह से डिफरेंट है। दोनों की जो लाइफ की एक्सपीरियंस और सराउंडिंग्स हैं वो भी डिफरेंट है। ह्यूज़ की राइटिंग ज़्यादातर किसके बारे में है, चिल्ड्रन से एक है, ये एनिमल इमेजरी यूज़ करता है, ठीक है, और ये एनिमल्स को यूज़ करके ह्यूमन के ट्रेट्स को सिंबलाइज करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिल्विया प्लाथ, उसकी राइटिंग की बात करें, सेंटिमेंटल राइटिंग है, इमोशनल है, ऑटोबायोग्राफी का इसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। और इसकी जो राइटिंग है बेसिकली क्या है, वो ओप्रेशन को सिंबलाइज कर रही है कि किस तरह फीमेल को सब्जुगेट किया जाता है, ओप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, किस तरह फीमेल जो अपनी लाइफ किस तरह से एक बाउंड्री के अंदर गुजार रही हैं। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि थ्रू एंड थ्रू जो मेल की राइटिंग है वही सेंटर ऑफ इंटरेस्ट रही है, क्योंकि जो सेंटर था, वो जो लीडरशिप थी इंटेलेक्चुअल्स की, वो मेल के हाथों में थी। इसलिए फिर स्पिवक आई हमारे पास, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, उसने एम्फसाइज़ किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की गई है ना ऑन द बिहाफ ऑफ मेल एंड फीमेल, ये जो आपने जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की हुई है, इसको आप डीकंस्ट्रक्ट करें। कहती है आप टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करें। उसने कहा कि जो आपने टेक्स्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना कि मेल की टेक्स्ट सुपीरियर है, फीमेल की टेक्स्ट इन्फीरियर है, तो उसने कहा इस डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म करें आप, और साथ साथ जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की है ना आपने, उसको भी ख़त्म करें और हर लिहाज को आप डीकंस्ट्रक्ट करें। और देखें आप, उसने साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि वुमेन जो है ना वो डबली मार्जिनलाइज की गई हैं, बल्कि ट्रिपली मार्जिनलाइज की गई हैं। किस तरह से, ना सिर्फ औरतों को मेल ने सप्रेस किया, बल्कि औरतों को कॉलोनाइजर ने भी सप्रेस किया और औरत को औरत भी मार्जिनलाइज कर रही है। इसीलिए इसने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना उसको ख़त्म करने की बात की। और इसने कहा अगर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर देते ना तो रेसिज्म भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो अगर अब हम इसके बाद बात करें वुमेन राइटिंग की, ठीक है, कि ऐसे कौन से चीज़ें थी, ऐसे कौन से वर्क्स थे जिसने वुमेन स्टडीज़ को प्रमोट किया, उनकी बात करें तो मैं आपको बताती हूँ वो वर्क्स जिन्होंने हेल्प आउट किया है वुमेन स्टडीज़ की प्रोग्रेशन के लिए। उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नेम है विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में लिखा था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। और इस वर्क ने, ये जो मैंने वर्क का यहाँ पे लिखा है ना नाम, इस वर्क ने बहुत सी वुमेन राइटर्स ऐसी थी जिनके लिए रास्ते हमवार कर दिए थे कि ना तो सिर्फ वो अपना वर्क पब्लिश करवाएं, बल्कि साथ ही साथ जितने भी वुमेन लिटरेचर के अबाउट डिस्कोर्स चल रही है ना उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन दें। और उस टाइम पे जितना भी वुमेन ने लिटरेचर प्रोड्यूस किया ना, वो दूसरी वुमेन ने बहुत ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि ये उनको एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि ये उन्हीं के टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखा गया था। इनमें से एक सबसे प्राइम एग्जांपल जो है ना वो इसकी है, द फीमेल एडवोकेट, अ पोएम ओकेजन्ड बाय रीडिंग मिस्टर डनकॉम्स फेमिड 1774 बाय मैरी स्कॉट। ये स्कॉट की ना फर्स्ट पब्लिकेशन थी पोएम की।
और ये इसका बहुत नोटेबल वर्क माना गया, क्योंकि इसके अंदर ना इसने जो डिफरेंट वुमेन राइटर्स थी ना उस टाइम पे पब्लिशिंग कर रही थी, उनको बहुत प्रेज़ किया था अपनी इस पोइम के अंदर। और उसके बाद सारा फील्डिंग का, एना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेम है इसकी प्रोग्रेशन के अंदर वुमेन स्टडीज़ की। फिर वर्जीनिया वुल्फ आ जाती है, उसका वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन, जो कि 1929 में उसने पब्लिश कर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है वुमेन स्टडीज़ की डेवलपमेंट में। इसके अलावा एलेन का टूवर्ड्स फेमिनिन पोएटिक्स, जो कि 1929 में पब्लिश हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 फेजेस का, वो भी एलेन शोवल्टर ने ही डिस्कस की थी। फिर अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो जो रोमांटिक्स का टाइम पीरियड था ना, वहाँ पे कोई भी वुमेन नहीं थी। लेकिन फिर विक्टोरियन का टाइम पीरियड आ गया, तब हमारे पास जॉर्ज इलियट आई, जेन ऑस्टन आई एंड ब्रोंटे सिस्टर्स आई। जो ब्रोंटे सिस्टर थी, उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर डिलेमा ऑफ डोमेस्टिक लाइफ को डिस्कस किया। फिर 19th सेंचुरी के अंदर एक नई डिस्कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएगी फेमिनिज्म की, और तब मैरी वेलस्टोनक्राफ्ट ने कहा था, कंसोलिडेशन ऑफ आइडियोलॉजी इज आइडियलाइज्ड फेमिनिटी। और साथ में हमारे पास सैमन डी ब्यूवर का नेम आ जाता है। उसने नॉवल क्रिएट किया द सेकंड सेक्स, जिसमें उसने एक डिस्कोर्स क्रिएट की और कहा, वन इज़ नॉट बोर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमन। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया और उसने एम्फेसाइज किया ऑन द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन क्वेश्चन। फिर हमारे पास 20th सेंचुरी आ जाती है, जिसके अंदर स्पेशली हमारे पास जो इवेंट आए थे, वर्ल्ड वॉर 1 का आया था, सेकंड का आया था, डीकोलोनाइजेशन हुई थी। इसके अंदर इमर्जेंस हुई थी डिफरेंट थ्योरी की, डीकंस्ट्रक्शन की, फ्रॉइडियन की, मार्क्स की, और फेमिनिज्म ऑलरेडी चल रही थी। और अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड देखें ना, तो उसमें जो औरतें थी वो बिल्कुल इक्वल टू मैन काम कर रही थी, क्योंकि मेल तो वॉर में थे और बड़ी ज़्यादा डेथ हुई थी। और जो फिर वुमेन थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको इक्वल वेजेस नहीं मिले थे जो कि मेल के बराबर हो, क्योंकि जेंडर था, जेंडर इनका फीमेल था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे। हालांकि जो फीमेल थी, उन्होंने मेल को सपोर्ट भी किया, उनको नर्सिंग भी किया, उनको रेस्क्यू भी किया, लेकिन जो स्टीरियोटाइप्स थी वो उनके साथ ऑलरेडी अटैच थी, अभी तक अटैच रही हैं। और एक कोटेशन है, मार्जिनलाइजेशन, ऑप्रेशन एंड सप्रेशन आर द फेट ऑफ वुमेन। जैसे हम सिल्विया प्लैथ की पोइट्री देख सकते हैं कि फुल ऑफ मार्जिनलाइजेशन है, सप्रेशन है, सब्जुगेशन दिखाया गया हुआ है, अपनी ही हिस्ट्री दिखाती है। इसका जो नावल है बेलजार, वो भी ऑटोबायोग्राफी है। और जो स्पिविक है, उसकी जो एक टर्म है डबली इन शैडो, उसकी बात करें तो वो भी बताती है कि वुमेन जो है ना आर डबली इन शैडो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको मेल नहीं सब्जुगेट करता है, बल्कि फीमेल भी उसको प्रेस कर रही है। वेव्स के बाद ना जो फीमेल थी, उन्होंने लिटरेचर के अंदर भी अपनी वॉइस दिखाई। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ने कहा, जो शेक्सपियर है उसकी सिस्टर भी है ना, वो इक्वली इंटेलेक्चुअल है शेक्सपियर के। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि कोई भी उसकी सिस्टर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी। अब इसके बाद अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें वुमेन राइटर्स की, तो आप उनमें भी देख सकते हैं सेम मार्जिनलाइजेशन, सेम ऑप्रेशन, सब्जुगेशन, एक्सप्लॉयटेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, सेम थीम्स उनके राइटिंग के अंदर हम लोग को नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर टोनी मॉरिसन, बिलवड लिखा है इसने। अगर हम बिलवड को एनालिसिस करें, सेथी का करैक्टर है, आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया उसके अंदर, उस औरत की सब्जुगेशन दिखाएगी, मार्जिनलाइजेशन दिखाई गई, एक्सप्लॉयटेशन दिखाएगी, कैसे कॉलोनाइजर उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ठीक है। और सेम अरुंधति रॉय, वहाँ पे देखा जाए अम्मू का करैक्टर है, उसकी भी मार्जिनलाइजेशन दिखाई गई, एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई कि कैसे वाइट मैन जो कि एक बाबा है, बाबा ने उसको मारा, ठीक है। बाबा ने क्या कहा कि तुम प्रोस्टिट्यूट बन जाओ उसके बॉस की, उसने रेजिस्ट किया, इनकार किया, बाबा ने उसको मारना शुरू कर दिया। तो सेम चीज़ दिखाई गई है दोनों राइटर की राइटिंग के अंदर, एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई वुमेन की। बैप्सी सिद्धवा की बात करें तो उसके अंदर क्या दिखाया गया है, जो कि उसकी मदर है लेनी की, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई है। और पार्टीशन दिखाई गई है इसके नॉवल द आइस कैंडी मैन के अंदर। लेकिन उस पार्टीशन के साथ जब वुमेन थी, किसी भी सेक्ट से बिलोंग कर रही हो, ठीक है, सेक्टेरियनिज्म जब आ रही है वहाँ पे बात, तो किसी भी रेस से बिलोंग कर रही हो, उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ठीक है। तमीना दुरानी का माय फ्यूडल लॉर्ड की बात करूँ मैं अगर, उसमें भी ट्रोमेटिक मैरिटल लाइफ दिखाई गई है। गुलाम मुस्तफ़ा नाम का बंदा जो कि अपनी वाइफ को एक्सप्लॉयट कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, ठीक है। अरुंधति रॉय में गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के अंदर एक्सप्लॉयट कर रहा है बाबा अम्मू को।
टोनी मॉरिसन में बिलवेड के अंदर सेथी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो थ्रू एंड थ्रू सप्रेशन, ओप्रेशन, सब्जुगेशन, मार्जिनलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब कुछ दिखाया गया है इन राइटर्स की लिटरेचर के अंदर। आप भी खुद भी पढ़िएगा इनके नॉवेल्स को और कंपेयर करिएगा आपस में, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी है और इसमें कंपैरेटिव स्टडी के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं तभी ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट टू। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।